आज हम आहार एवं पोषण के अंतर्गत पढ़ रहे हैं गर्भावस्था में पोषण कितना चाहिए। तो गर्भावस्था की बात हो रही है तो हम ये देखते हैं गर्भावस्था अगर कोई स्त्री गर्भ धारण करना चाहती है या मां बनना चाहती है तो उसको वो पूर्ण स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए आवश्यक है कि उसके शरीर में भी संतुलित मात्रा में पोषक तत्व उपस्थित हो और वो स्वस्थ हो। ठीक है, तो भारत में हम देखते हैं कि मतलब भारत में जो अधिकांश जनता है गरीबी या अज्ञानता या आर्थिक कारण के कारण मतलब किसी भी ऐसे कारण के कारण हो सकते हैं जो उसके जिसके कारण वो अपने शरीर में पोषक तत्व ना ले सके, यानी कि ऐसे भी कारण हैं जिसके कारण वो पोषक तत्व ना ले पा रहे हो या अज्ञानता है या कोई कभी कभी भेदभाव हो जाता है जिसके कारण किशोरावस्था में स्त्रियों को या महिलाओं को या बालिकाओं को पोषक तत्वों की संपूर्ण आवश्यकता होती है। अगर वह किशोरावस्था में नहीं ले पाती है तो ऐसे समय में आवश्यक हो जाता है गर्भ धारण करती है तो उस समय उनको पोषक तत्वों की मात्रा संतुलित मात्रा में मिले जिससे के कारण वो स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकें। अब जो स्वस्थ बच्चा होता है या नवजात शिशु होता है उसके शरीर में कितने % के पोषक तत्व कितनी मात्रा में होने चाहिए। ठीक है, देखते हैं कि नवजात शिशु के शरीर में उपस्थित पोषक तत्व जो है वो प्रोटीन सबसे पहला है। प्रोटीन, लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन सभी की आवश्यकता होती है किंतु सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये 4। ठीक है, अब प्रोटीन की आवश्यकता कितनी है क्योंकि प्रोटीन से उसके शरीर के वृद्धि में विकास हो रहा है। ठीक है, प्रोटीन कितना चाहिए 500 ग्राम। जब नवजात शिशु जन्म लेता है उसके शरीर में प्रोटीन 500 ग्राम उपस्थित रहता है। ठीक है, लोहा यानी कि रक्त या हीमोग्लोबिन जिसकी प्राप्ति लोहा से होती है इसकी उपस्थिति 0.5 mg होती है नवजात शिशु के शरीर में। कैल्शियम 24 ग्राम होता है जिसके कारण नवजात शिशु का अस्थि और दांतों का विकास, हड्डियों का विकास हो पाता है। फास्फोरस 14 ग्राम होना चाहिए और होता है किंतु ये सभी पोषक तत्व जो नवजात शिशु होता है गर्भकाल के समय वो अपनी माता के शरीर से ये सारे पोषक तत्व ग्रहण करता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि जो हमारा शरीर के वजह से जैसे हम देख रहे हैं कि गर्भावस्था में होने वाले सारे परिवर्तन जब गर्भकाल आता है या गर्भावस्था होती है उस समय प्रत्येक स्त्री के शरीर में कुछ शारीरिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। ठीक है, तो उसमें हम सारे परिवर्तन देख लेते हैं। हमारे 6 प्रकार सारे परिवर्तन हैं जिनमें हम एक एक करके डिटेल देखते हैं इसकी। पहला आ जाता है हमारा शरीर के वजन में वृद्धि। शरीर के वजन में वृद्धि, तो शरीर के वजन में जो वृद्धि होती है उसकी कुछ विशेष स्थिति होती है। ठीक है, तो हम पहली स्थिति यहाँ पर क्या है कि जो गर्भकाल है वो 9 माह का होता है। ठीक है, गर्भकाल कितने माह का होता है 9 माह का। गर्भकाल 9 माह का है किंतु 9 माह को हम 3 भागों में बांटते हैं। प्रत्येक भाग को हम ट्राइमेस्टर के नाम से डिवाइड करते हैं, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है, तो पहला फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। अब गर्भकाल से तो पहले से तीसरा महीना होता है ना, प्रथम से 3 माह ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आ जाता है। दूसरे में 4 से 6 माह और तीसरे में हमारा आता है 7 से 9 माह। ठीक है, तो ये 3 भाग हैं जिसे हम गर्भकाल के नाम से इसमें जानते हैं। तो इन 3 भागों में 3 ट्राइमेस्टर हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि शरीर के वजन में वृद्धि में इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम
पहले ट्राइमेस्टर की बात करें, जब इस अवस्था में क्या होता है कि शरीर की जो वृद्धि विकास है वो शिशु का बहुत धीमी गति से होता है। क्यों? क्योंकि गर्भकाल को भी हम जैसे यहाँ पर समय बताया है 9 माह का समय होता है, ठीक है। अब हम गर्भकाल को 3 भागों में बांटते हैं। तीन भाग कौन से हैं? पहला है डिंबावस्था, इसका समय क्या है? गर्भाधान से 2 सप्ताह, ठीक है। दूसरा है भ्रूणावस्था, यहाँ पर 2 सप्ताह से 2 माह के अंत तक ये आ जाता है, ठीक है। तीसरा है हमारा गर्भ शिशु की अवस्था, 3 माह से जन्म तक, ठीक। तो हमने यहाँ पर बात कर रहे हैं शरीर के वजन वृद्धि, तो 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। तो पहला जो ट्राइमेस्टर है, पहला और दूसरा, ठीक है, ये 3 माह तक होता है। तो यहाँ पर 2 अवस्था कवर हो जाती है। तो इन 2 अवस्था में जो शिशु के शरीर का विकास हो रहा होता है गर्भ के अंदर, वो बहुत धीमी गति से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वजन जो वृद्धि है वो ना के बराबर होती है, किंतु 3rd ट्राइमेस्टर में, ठीक है, तो तीसरे माह से शुरू होकर जन्म तक चलता है। यहाँ पर शिशु के शरीर की वृद्धि और तीव्र गति से होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो गर्भवती स्त्री है उसके शरीर में वृद्धि होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम रक्त परिसंचरण में परिवर्तन। जो हमारा रक्त परिसंचरण है, यानी कि जो रक्त की मात्रा है हमारे शरीर में, वो नॉर्मल रहती है 12 से 13 mg, ठीक है। तो जो गर्भकाल होता है उस समय 12 से 13 होना चाहिए जो गर्भवती स्त्री है उसको गर्भधारण के लिए। ये बहुत अनिवार्य आवश्यकता है कि 12 से 13 होनी ही चाहिए हीमोग्लोबिन की मात्रा शरीर में, ठीक है। 12 से 13 mg। हीमोग्लोबिन होना चाहिए, किंतु जब प्रसव का समय आता है तो ये 7 से 8 mg हीमोग्लोबिन रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर रक्त की मात्रा और हमें चाहिए क्योंकि हमें शिशु का विकास हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे हार्मोन में परिवर्तन। हार्मोन में परिवर्तन जैसे कि जब कोई स्त्री गर्भधारण करती है तो उसके शरीर में जो हार्मोन्स का बहुत सारे बदलाव होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि बीटा एचसीजी है ना, और हीमोग्लोबिन का परिवर्तन होता है, बीटा एचसीजी का परिवर्तन होता है, और थायरॉक्सिन का परिवर्तन होता है। थायराइड चेक कराना चाहिए। तो यानी कि बहुत सारे हमारे जो शरीर में हार्मोन होते हैं, 5 एलिमेंट होते हैं, उनका यहाँ पर परिवर्तन होना शुरू हो जाता है गर्भावस्था में। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा श्वसन संबंधी परिवर्तन। जब हमारे हार्मोन्स परिवर्तन हो रहे हैं, रक्त परिसंचरण में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो अब हृदय को जब हमारा शरीर का वजन बढ़ता है, हमारा बेली फैट बढ़ता है, तो हमारा जो श्वसन तंत्र है इस पर बल पड़ता है, ठीक है। जब बल पड़ने के कारण हृदय को अधिक गति में पंप करना पड़ता है और श्वसन संबंधी यहाँ पर परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जैसे सांस फूलना, है ना,
सांस फूलना और थोड़ी थोड़ी देर में हाँफना, ऐसे परिवर्तन आने लगते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा पाचन क्रिया में परिवर्तन। जब कोई स्त्री गर्भधारण करती है तो उसके शरीर में पाचन क्रिया से संबंधित बहुत सारे परिवर्तन आने लग जाते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है उसको, ठीक है। किसी भी भोजन के प्रति उसकी अनिच्छा भी हो सकती है, या कभी कभी उसको कुछ अलग खाने का मन करता है और खाने के बाद भी उसको कभी कभी मन नहीं करता है, यानी कि खाना खाने के बाद भी उसका मन नहीं करता है, या कभी कभी खाने को देखकर उल्टी आने लगती है, या तो यहाँ पर जितने भी पाचन एंजाइम्स है ना, उनमें परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, और जिसके कारण हमारी पाचन क्रिया हमारी चेंज हो जाती है, बदल जाती है। अब नेक्स्ट हमारा उपापचयात्मक क्रिया में परिवर्तन, ठीक है। अब जब हमारा शरीर उपापचय क्रिया कर रहा है, उपचय कर रहा है, अपचय कर रहा है, ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म सिस्टम जिसे हम कहते हैं, मेटाबॉलिज्म सिस्टम में जब इसकी गर्भ धारण करती है तो उसके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं, जिनमें से उपापचयात्मक परिवर्तन भी आता है जो पाचन क्रिया से ही संबंधित है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके शरीर में गर्भवती स्त्री और उसके शरीर में किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे कि गर्भावस्था में कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता हमें पड़ती है, ठीक है। पहला हो जाता है हमारा प्रोटीन, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा आ जाता है लोहा, चौथा आ जाता है हमारा वसा, पांचवा आ जाता है हमारा कैलोरी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो गर्भावस्था है उसमें पोषक तत्वों की कौन सी आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि सबसे पहला हमारा प्रोटीन की आवश्यकता कम पड़ती है, जिससे कि जो गर्भवती स्त्री है उसके शरीर का विकास होता है, और जो उसके शरीर में पल रहा है शिशु उसके शरीर का विकास प्रोटीन से हो रहा होता है, ठीक है। जैसे प्रोटीन से क्या होता है, अस्थि और हड्डियों का निर्माण होता है, कैल्शियम का निर्माण होता है, उससे शरीर की वृद्धि होती है, तो उसके लिए हमारा प्रोटीन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब है हमारा कैल्शियम, जो गर्भावस्था है उसके शरीर जो हमारे बच्चे हैं, यानी गर्भकाल के अंदर जो बच्चा है, गर्भावस्था के अंदर जो बच्चा है उसके शरीर का निर्माण, अस्थियों का निर्माण, दांतों का निर्माण, शरीर का निर्माण, और उसमें मजबूती जो किससे मिलती है, हमें कैल्शियम से मिलती है। यानी कि जो गर्भवती स्त्री है वो इन पोषक तत्वों का अधिक मात्रा में, यानी संतुलित मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में लेगी, तो उसी के शरीर से जो उसका बच्चा है, गर्भ शिशु है, वो पोषक तत्व ग्रहण करता है, ठीक है। अब हमारा लोहा, जो लोहा जिसे हम आयरन कहते हैं, आयरन से ही हमारा लोहा बनता है। इससे क्या होता है कि रक्त की मात्रा नियंत्रित होती है, संतुलित होती है, और इससे हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, ठीक है। तो जब शिशु के शरीर में रक्त के निर्माण के लिए, माता के शरीर में रक्त के निर्माण के लिए, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए, उसकी संतुलित मात्रा के लिए लोहे का होना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अब हम नेक्स्ट है यहाँ पर वसा। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो वसा है सबसे ज़्यादा कैलोरी देता है, ठीक है, किंतु गर्भवती स्त्री को वसा की इतनी अधिक आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अब हमारा कैलोरी, अब कैलोरी
जैसे कि गर्भवती माता है उसको और फिर जो शिशु है उसको, दोनों को ही कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, कैलोरी किससे मिलती है हमारा, कैलोरी किससे मिलती है हमारी वसा से, वसा कैलोरी मिलती है हमारी वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से हमारी 1 कैलोरी 4 ग्राम प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, किंतु जो वसा से हमारी 9 कैलोरी एक साथ मिल जाती है। ठीक है, 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी मिलती है और 4 ग्राम प्रोटीन से 4 ग्राम प्रोटीन से 1 कैलोरी ऐसे मिलती है। ठीक है, यानी कि वसा जो है वो हाई हमारा कैलोरी देता है, पर किंतु वसा की आवश्यकता इतनी नहीं होती, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता कम होती है और प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है, प्रोटीन की कैलोरी की आवश्यकता यहाँ पर अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर होगा कि यहाँ पर गर्भावस्था में कौन कौन से पोषक तत्व चाहिए होते हैं। ठीक है, प्रोटीन चाहिए होता है, कैल्शियम, लोहा, वसा, कैलोरी और हमारा छठे पर आ जाता है क्या, विटामिन। विटामिन जैसे विटामिन डी है, विटामिन ए है ना, विटामिन बी, इसकी भी आवश्यकता गर्भावस्था में होती है। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट हमारा फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की आवश्यकता जब गर्भावस्था होती है तो उस समय जो शिशु है उसका विकास सही समय चलता रहे, सही क्रम में चलता रहे, इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि जो गर्भवती माता है वो नियमित और नियंत्रित मात्रा में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके फॉलिक एसिड की मात्रा ले ली जाती है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि जो गर्भावस्था में पोषण कितना चाहिए होता है, उसके क्या कारण हो सकते हैं कि वो जो गर्भवती हैं वो उसको नहीं ले पाती हैं, और हमें सारे परिवर्तन देखिए गर्भावस्था में जो कौन कौन सारे परिवर्तन होते हैं, उसके बाद हमने देखा यहाँ पर पोषक कौन कौन से चाहिए होते हैं। ठीक है, ये विषय यहाँ पर समाप्त होता है।